हेलो बच्चों, वेलकम टू मास एजुकेशन। माई सेल्फ आशीष पालीवाल। और थंबनेल में जैसा कि देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन है क्लास 11th में मूव करने वाले बच्चों के लिए। जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और क्लास 11th में मूव कर रहे हैं और नीट एग्जाम को अपना टारगेट बनाया है। कौन से एग्जाम को? नीट 2025, क्योंकि अभी है 2023 और इस साल हम 11th में मूव करेंगे तो हम 2025 के नीट में अपीयर होंगे। तो आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है कि देखते हैं कि नीट 2025 की प्रिपरेशन अगर हमें क्लास 11 से करनी है और हम टारगेट बनाए हैं कि हमें 12th के साथ ही सेलेक्ट होना है, तो हमें क्या क्या करना है बच्चों। हमें कौन कौन से ऐसे गोल्डन रूल्स हैं जो फॉलो करने होते हैं और कौन कौन सी ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है। अगर हो सकता है उसके लिए हमें अपने जो डेली रूटीन है, डेली रूटीन में चेंज लाना हो तो हम क्या चेंज लाएंगे, कैसे हम पार्टिसिपेट करेंगे उस डेली रूटीन में और समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे नीट 2025 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वेलकम टू क्लास 11th। क्लास 11th में आते ही हम अगर नीट की प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों, तो कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 2023 में आप जो क्लास 11th में एंटर कर रहे हो, तो आज के पहले की जो एनसीईआरटी बुक्स थी और आज के पहले का जो भी कुछ कंटेंट था वो सब कुछ आपके किसी काम का नहीं। ठीक है, किसी काम का नहीं है। आज के बाद यानी जो नई एनसीईआरटी आपके साथ लॉन्च हो रही है और इस नई एनसीईआरटी को ही आपको लेकर चलना है, इस नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी। ठीक है, ये बात याद रखना है। अपनी प्रिपरेशन में हम कभी भी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स को कोई भी प्रेफरेंस नहीं देंगे, ना हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें आवश्यकता उसकी नहीं। हमारे पास जो है, जो न्यू एनसीईआरटी बुक है जो इसी साल लॉन्च हुई है 2023 से आगे के सेशन के लिए, वही एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला तो टिप पॉइंट ये हो गया कि आपके पास लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी का होना चाहिए और इस लेटेस्ट एडिशन से ही हम अपनी शुरुआत करेंगे। ठीक है, एक बात करते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, क्या वो पॉइंट्स हैं जिनको हमें लेके चलना है बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों 11th से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ बच्चे हैं जो क्लास 9th से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अगर वो क्लास 9 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी 2 साल की प्रिपरेशन एटलीस्ट जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर ली होंगी। ठीक है, जिन्होंने नहीं करी बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 11 से भी हमारे पास 2 इयर्स का प्रॉपर टाइम है और इन 2 साल के प्रॉपर टाइम में हम अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। हमें कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ऐसा भी नहीं कि हम लेट हो गए हैं। हमारा जो सिलेबस है वो यहीं से शुरू होता है, जो नीट का एंटायर सिलेबस है वो यहीं क्लास 11 से ही शुरू होता है। बट अब लेट करने की जो है वो आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब अगर हम लेट करेंगे स्टार्ट करने में तो हम लेट हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो हमें ग्रिप करना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात है, ये मान लीजिए कि डॉक्टर बनना है और डॉक्टर जो प्रोफेशन है, मेडिकल एज ए प्रोफेशन इज अ वेरी चार्मिंग प्रोफेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग इसका जो है करियर ऑब्जेक्टिव होता है। और अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनाते हो तो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के लिए आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फाउंडेशन कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है, जैसे मान लो हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, जस्ट कोई भी बड़ी बिल्डिंग का अगर हम नाम ले, जैसे मान लीजिए दुबई में बुर्ज खलीफा है। ठीक है, तो अगर बुर्ज खलीफा बनाया होगा जिन इंजीनियर्स ने, तो उस बिल्डिंग का फाउंडेशन उन लोगों ने क्या किया होगा? बहुत स्ट्रांग बनाया होगा। ठीक है, और बहुत स्ट्रांग बना है तभी वो इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है अपने फाउंडेशन पे ही क्या है? खड़ी है। तो वही याद रखना, जिस बिल्डिंग का फाउंडेशन कमजोर होगा वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, और जिस पेड़ की जड़ कमजोर होगी वो पेड़ कभी भी गिर सकता है। ठीक है, वो पेड़ कितना भी बड़ा हो वो गिर जाएगा। तो
हमें अपनी जड़ों को गहरा करना है बच्चों, है ना। हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी है, अपने फाउंडेशन स्ट्रांग करने हैं। सबसे पहली बात है, ये सबसे जो है पहला टिप हमने बताया एनसीईआरटी का। दूसरा टिप हम बता रहे हैं, हमें अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग करनी, अपनी जड़ मजबूत करनी है। जो हमारा बेसिक्स कॉलेज के जो स्कूल की जो हमारी पढ़ाई है, वो हमारी स्कूल का जो सिलेबस है उसको हमें बहुत अच्छे से लेके चलना है, क्योंकि हमारा वही सिलेबस है जो नीट एग्जाम में आने वाला। कोई अलग सिलेबस नहीं आता बच्चों। जो 11th और 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस है वही हमारा नीट एग्जाम में आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी और किताब नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी को छोड़कर हमें कोई भी और किताब नहीं पढ़नी है। एक एक करके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, उन पॉइंट्स को हम देखते हुए चलते हैं कि क्या क्या करना है। तो पहली बात एनसीईआरटी पढ़नी है। दूसरी बात, हमें अपना फाउंडेशन, जड़ें मजबूत करनी है। जड़ें मजबूत करने के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमारी जीरो से पढ़ाई होनी चाहिए। कहां से होनी चाहिए? जीरो से। आज तक आप क्लास में परफॉर्म करते रहे, नहीं करते रहे, आपकी क्लास में क्या परफॉर्मेंस रही, रैंक आती रही, नहीं आती रही, बोर्ड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, बेटा ये सब कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, अगर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नंबर कम आ रहे हैं तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बेसिक्स का क्लियर ना होना, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर ना होना, टीचर की एबिलिटी, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हर बच्चे पर अप्लाई होता है। ठीक है, हर बच्चे पर अप्लाई होता है। तो आज के पहले आपने क्या किया, क्या नहीं किया, वो सब भूल जाइए। आज से हमें प्रण करना है, वी हैव टू टेक ए रिजोल्यूशन कि हमें अगले 2 साल एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को, हमें एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट को जो है फॉलो करना है। ठीक है, और विश्वास मानो पक्का हम 12th के साथ ही सिलेक्ट होंगे। कोई हमारा सिलेक्शन रोक नहीं सकता, क्योंकि यहां पर तो भाई वही आगे बढ़ेगा जो परफॉर्म करेगा। ठीक है, मेडिकल कॉलेज का दरवाजा उसी के लिए खुलेगा जो परफॉर्म करेगा। और इसी परफॉर्मेंस को बहुत छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना ही है हमारा जो मोटिव रहता है। इस मोटिव में हम लोग मतलब काम करते हैं, इस मोटिव को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 11 से प्रिपरेशन करना है। 2-3 बातें हमने बता दी। अगले पॉइंट को देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो थिंग्स टू डू में हमने एक पॉइंट आता है अर्ली स्टार्ट। ठीक है बच्चों, याद रखना, गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। अर्ली स्टार्ट जो करेगा, अर्ली स्टार्ट, जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, ये रेस कोर्स है। ठीक है, जो जल्दी शुरुआत करेगा वो उस जो फिनिश पॉइंट है वहां तक जल्दी पहुंचने की उसकी काबिलियत बनती जाएगी। ठीक है, अर्ली स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्ली स्टार्ट क्यों होता है, हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं बच्चों। तो हमने बोला कि अगर हम अर्ली स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, अर्ली स्टार्ट हम कैसे कर सकते हैं भाई। पहली बात कि हमारे पास बेनिफिट क्या होगा, हम जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, हम जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, हम जल्दी प्रैक्टिस कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा डाउट डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डाउट डिस्कस कर पाएंगे और मैक्सिमम टाइम मिलेगा परफॉर्म करने के लिए। मैक्सिमम टाइम टू इंप्रूव एंड परफॉर्म ठीक है, तो अर्ली स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई मायनों में बच्चों। खासकर कंपटीशन की बात करते हैं, हम सुनते हैं ना बच्चे 9th से ही शुरू कर दिए हैं प्रिपरेशन। हमारी जानकारी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 9th से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और 9th में उन्होंने अपना बायोलॉजी का एंटायर सिलेबस जो है मैक्सिमम टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए थे। 10th में आकर भी जो बचे हुए मैक्सिमम टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। 11th से उनका रिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो हम नहीं किए हैं तो ऐसा कोई वो वाली बात नहीं है, अब से हम कर सकते हैं। और कैसे करेंगे बच्चों, हमें अपना देखो, स्कूल तो अपने सिलेबस के हिसाब से चलेगा। ठीक है, स्कूल अपने सिलेबस के हिसाब से चलेगा। और अगर हम
कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन करते हैं तो वहां भी वो अपने एक ईयर प्लानर के हिसाब से चलते हैं, उस ईयर प्लानर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी तरह से अपॉर्चुनिटी है तो आप क्या करो, आप जल्दी स्टार्ट करो, अर्ली स्टार्ट करो। अर्ली स्टार्ट करोगे, जल्दी टॉपिक कंप्लीट होगा, जल्दी प्रैक्टिस करोगे, जल्दी अपने आप को प्रिपेयर करोगे और जल्दी जल्दी टेस्ट देना शुरू करोगे। ठीक है, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं करना कि हमें 1 महीने में देना। हमारे पास एक टाइम है और उस टाइम में हमें अपना टॉपिक जो है वो बेस्ट जो है प्रिसाइज तरीके से अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, ये बात याद रखना है। तो सिलेबस कंप्लीट में जल्दीबाजी करना ठीक है, लेकिन बहुत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। अर्ली प्रैक्टिस और क्या बेनिफिट होता है वो मैंने बता दिया कि अगर आप रेस जल्दी शुरू करोगे तो आपके जल्दी जीतने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोगों का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता। बोले सर एग्जाम तक आते आते हम सिलेबस को कंप्लीट किए, रिवीजन नहीं कर पाए। तो ये सब बहाने नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ऐसे में क्या करते हो, अगर आप कहीं पर भी हो सकते हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होगे, आप ऑनलाइन कहीं पढ़ रहे होगे, स्कूल में जा रहे होगे, ठीक है, कहीं भी पढ़ रहे होगे, आप कोशिश करो कि वहां से अपना टॉपिक जो है ना जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है, और उसके लिए आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस जाने पड़ेंगे। एक से ज्यादा ऑप्शन मतलब एक ऑप्शन पे आपका जो तैयारी है वो पूरी हो पाना पॉसिबल नहीं है। आप अगर स्कूल जाते हो तो स्कूल के साथ आप कोचिंग्स का जो है सपोर्ट लेते हो। आप कोचिंग जाते हो तो उसके बाद आपको कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी कोचिंग में फिजिक्स समझ में आ रही है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, कहीं बायो समझ में आ रही है तो फिजिक्स समझ में नहीं आ रही। तो हर जगह पर एक कॉम्बिनेशन मिलना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बच्चों हमें एक से ज्यादा ऑप्शंस को ट्राई करना। कहीं ऐसा होता है कि समझ में आ रहा है लेकिन वहां पर सिलेबस बहुत स्लो चल रहा होता है। और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में तो भाई जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर आजकल तो ऑनलाइन में भी देख रहे हैं, कोचिंग में कभी भी टीचर आ रहा है और कभी भी टीचर चला जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो है कई बार होता है और ऐसे में बच्चों का नुकसान होता है। तो ये नुकसान ना हो इसलिए आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस को लेकर चलना पड़ेगा, ये बात याद रखो। ठीक है, सो अर्ली बिगनिंग इज हाफ डन। बच्चों याद रखना है क्या है, अर्ली बिगनिंग इज हाफ डन। जल्दी शुरुआत करेंगे, हमारा 50% काम वहीं पर हो जाएगा। आगे आता है व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है। नीट एग्जाम के लिए देखो बच्चों, नीट का जो एग्जाम है ना, ये केवल एक एग्जाम नहीं है, ये केवल आपके नॉलेज को चेक नहीं करता। ठीक है, ये केवल नॉलेज चेक नहीं करता, ये आपके मेंटल नॉलेज को, मेंटल मैच्योरेशन को चेक करता है, मेंटल नॉलेज को, इमोशनल मैच्योरेशन को चेक करता है, आपके नॉलेज को चेक करता है, एकेडमिक नॉलेज को चेक करता है। तो ऐसा नहीं कि केवल आपका एग्जाम अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपने पढ़ा है तो आप जो है सिलेक्ट, नहीं, ये पूरा एक एंटायर प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपका मेंटल मैच्योरिटी लेवल क्या है, वो मैच्योरिटी लेवल भी चेक करता है। आप क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या रखते हो, क्वेश्चन को करने का आपका टेम्परामेंट क्या है, क्वेश्चन को देखकर आप उसके बारे में सोचते क्या हो, कैसे करना, हाउ टू अप्रोच फॉर द आंसर। ये सारी चीजें इस एग्जाम में मायने रखती है और ये सारी चीजें एक एक करके डेवलप होती है बच्चों, अचानक से डेवलप नहीं, अगर नहीं है तो डेवलप करनी पड़ेंगी लेकिन अचानक से डेवलप नहीं होती। ठीक है, तो व्हाट टू स्टडी में सबसे पहली बात है बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ओनली एनसीईआरटी। हमें केवल और केवल एनसीईआरटी पढ़नी है। और एनसीईआरटी में कौन सी एनसीईआरटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केवल एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की हमें पढ़नी है। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी दूसरी बुक को हाथ भी नहीं लगाना है, स्ट्रिक्टली। ना कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल, ना कोई रेफरेंस बुक, ना कोई फलाना, ना कोई ढिमका। ठीक है, हमारे सिलेबस की एक ही किताब है और वो बुक है एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी को अगर लिखा गया है कहीं, कॉपी में लिखा है, नोट्स में लिखा है, तो आप उसको कैरी आउट कर सकते हो। अदरवाइज एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी किताब टच नहीं करना। ठीक है, व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस कहां से लगाएं बच्चों, क्वेश्चंस के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, क्वेश्चंस के लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं जो आपके टीचर आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे
मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये बुक आप लगाइए, ठीक है। तो वो हम बताएंगे जब हम वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल कराएंगे, तो उसके बारे में हम लोग बताएंगे। तो रिकमेंडेड बुक्स करना है ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, ओनली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से जब क्वेश्चन उठाया जाता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया जाता है। एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन उठाए जाते हैं, डायग्राम बेस्ड, डायग्राम नहीं, डायग्राम से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमें करने हैं। हाइपोथेटिकल एनसीईआरटी के बाहर का कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं करना है। और याद रखना है कि सिलेबस हमारा इस साल से चेंज हो गया है। तो आज के पहले के जो भी ऐसा नहीं कि आप कुछ भी उठाओ और YouTube पे लगे पढ़ने वीडियो, है ना, वो सब अब किसी काम का नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो वो अब सिलेबस में है भी या नहीं, ठीक है। तो ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपको करना है, और उसके लिए कुछ रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, वही बुक्स करना है। कुछ रिकमेंडेड जो स्टडी मटेरियल होता है, जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर हैं या जो टीचर पढ़ाते हैं, वो खुद अपना जो मॉड्यूल या जो प्रैक्टिस शीट्स देते हैं उनको करो। वो अगर एनसीईआरटी बेस्ड है तो उनको करो, ठीक है। हम भी अपने बच्चों को देते हैं, वो भी करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही करना है। व्हाट टू इम्प्रूव, क्या इंप्रूव करें। हमें सबसे पहले बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो है हमें कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। कैलकुलेशंस इंप्रूव करने हैं। अगर आपने 10th के बाद बायो इसलिए लिया है कि भाई मैथ से डर लग रहा था सर, इसलिए बायो लिया है, तो ये आपका बड़ा ही एक नेगेटिव अप्रोच है। पहला ही टेम्परामेंट है कि नेगेटिव टेम्परामेंट है। इस टेम्परामेंट को बदलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपने कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, डिवीजन, फैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेंगी। और अगर आपने मैथ स्ट्रॉन्ग होते हुए भी नीट का जो है चूज किया है कि हमें नीट की तरफ जाना है, तो बच्चों आपके लिए तो फिर पूछो ही मत, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर ये फील्ड आपके लिए ही है। जो ये सोचता है कि भाई मैथ से भागकर मैं बायो ले लूंगा और नीट की प्रिपरेशन करूंगा, सेलेक्ट तो हो जाता है, सेलेक्ट होने में कोई परेशानी नहीं रहती, सेलेक्ट हो जाता है, मेहनत करता है, सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा जो है नीचे के लेवल पे जो रैंक आती है वो थोड़ी सी नीचे के लेवल पे रहती है। अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप विश्वास मानो आपका बहुत जो है हाई रैंक से सिलेक्शंस होते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा जो हाई रैंक से, जो टॉप रैंक्स में सेलेक्ट होता है, वो नहीं होता कि जिसका कैलकुलेशन वीक हो, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है बच्चों। हमारे 200 में से अगर हम फिजिक्स की बात करें, 200 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। फिजिक्स में हमारे लगभग 30 क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, 30 क्वेश्चन आउट ऑफ 50। और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 क्वेश्चन हमारे जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं। तो 30 और 20 हो गए 50। और आपका अगर कैलकुलेशन सही नहीं है तो आप इस एग्जाम को मुश्किल हो जाएगा, आपको बार बार करना पड़ेगा। आप कैलकुलेशन पे मेहनत करो। 2 महीने जो है ना, 2 महीने आप अपने कैलकुलेशन को बहुत अच्छा कर सकते हो। 2 मंथ में आप अपना कैलकुलेशन इंप्रूव कर सकते हो। मैथ्स करो, मैथ्स के बिना आपका जो है ना इधर बहुत दाल गलने वाली नहीं है। थियोरी केवल आपको जो है ना सिलेक्शन के पास ले जाती है। जैसे अगर हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करें, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं नीट में, तो हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। किस सब्जेक्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, बिना आप थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन के पास पहुंच सकते हो। सेलेक्ट होने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी आप उसको कर पाओगे। तो व्हाट टू इम्प्रूव, हमें बच्चों कैलकुलेशन इम्प्रूव करना है। क्योंकि समझो, बायोलॉजी किसी को भी पढ़ाई जा सकती है, ठीक है, बायोलॉजी किसी को भी पढ़ाई जा सकती है। कोई भी बच्चा हो, अगर वो पढ़ना चाहता है, मैथ्स बैकग्राउंड का हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का हो या बायोलॉजी बैकग्राउंड का हो, अगर उसको बायोलॉजी पढ़ाई जाए तो वो पढ़ सकता है। लेकिन मैथ्स या कैलकुलेशन ये पढ़ाया उतना नहीं जा सकता जितना आप खुद से उसको इम्प्रूव करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। तो कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए
तमाम वीडियोस जो है यूट्यूब वगैरह पे प्रेजेंट है, हाउ टू इम्प्रूव कैलकुलेशन, वो आप कर सकते हो। 2 महीने लगते हैं अपना, आराम से आप कैलकुलेट, लेकिन बिना इसके आगे की कहानी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्यों नहीं बढ़ पाएगी, देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो नीट एग्जाम है, ठीक है, नीट एग्जाम में मिनिमम जो बोलते हैं ना, मिनिमम पास होने के लिए नंबर कितने होने चाहिए, तो मिनिमम जिसको बोलते हैं कट ऑफ, कि कट ऑफ वो नंबर होता है, ध्यान से सुनना नए बच्चे हो तुम लोग, कट ऑफ वो नंबर होता है जिस नंबर पे लास्ट रैंक को कॉलेज मिला होगा, लास्ट रैंक को कॉलेज मिला होगा, सीट मिली होगी, उसे बोलते हैं कट ऑफ। तो वो जाता है 84% नीट का। अलग अलग साल अलग अलग भी होता है, कभी थोड़ा कम हो सकता है, कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन सेफ साइड चलने के लिए हम ये कहते हैं 84% अगर आपके जो मार्क्स हैं नीट एग्जाम में, तो ये आपका कट ऑफ मान के चलो। तो ऐसा एग्जाम जिसमें 84% कट ऑफ, आप, मैं दूसरे एग्जाम से कंपेयर करता हूं, जब आईआईटी वगैरह, मैं एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट डायलॉग नहीं बता रहा हूं कि कल के दिन तुम बोलने लोगे कि अरे सर आप तो ऐसा बोल रहे थे। आईआईटी वगैरह का कट ऑफ 26 से 30% जाता है। खैर ये नहीं बोल सकता कि वो आसान है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अलग होता है, उनके टॉपिक की डेप्थ अलग होती है, उनके टॉपिक थोड़े से अलग होते हैं, लेकिन हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, हमारी टॉपिक की जो डेप्थ है, उसकी वजह से हमारा कट ऑफ बहुत ऊपर चला जाता है, 84% चला जाता है। और इस कारण से हमें थोड़ा सा ना बहुत प्रिसाइज चलना पड़ता है बच्चों। अब बात आती है कंसिस्टेंट लर्निंग। कंसिस्टेंट लर्निंग, रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ठीक है, डेली स्टडी एंड रिवीजन। याद रखना, डेली पढ़ना है, डेली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी। देखो जो लोग बोलते हैं ना हम 22 घंटे पढ़ रहे थे, 27 घंटे पढ़ रहे थे, 28 घंटे एक दिन में पढ़ रहे, ये सब झूठ है। आप 4 to 6 आवर्स की अपनी सेल्फ स्टडी करो। कितनी करनी है? 4 to 6 आवर्स की सेल्फ स्टडी, लेकिन ये कंसिस्टेंट करना है बच्चों, डेली करना है। इसमें ऐसा नहीं कि कहीं छुट्टी पे चले गए, ठीक है, और आने के बाद पता ही नहीं चल रहा है कि सिलेबस कहाँ है, किस लेवल पे सिलेबस चल रहा है, कुछ नहीं मालूम, तो वो सब नहीं करना। हमें कंसिस्टेंट स्टडी करनी, क्योंकि उस जो कंसिस्टेंट स्टडी की हैमरिंग होती है ना, वो हैमरिंग इंपैक्ट डालती है। बीच में ब्रेक आ गया अगर हमारी पढ़ाई में, तो वो हमारी पढ़ाई को एकदम ऐसा यू टर्न में डाल देता है, फिर उस गाड़ी को वापस पटरी पर लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए। कहाँ? पढ़ाई में हमारी जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन में ब्रेक नहीं होना चाहिए। कई बार वांटेड या अनवांटेड रीजंस की वजह से हमारी पढ़ाई में ब्रेक लग जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट लर्निंग होनी चाहिए। डू नॉट स्किप टॉपिक। अरे सर ये वाला चैप्टर मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, इसको मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं करना। ये दूसरे एग्जाम्स में चल जाएगा। दूसरे एग्जाम्स में मैं नाम नहीं लूंगा कि सर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में, एक केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पोर्शन होते हैं, कि सर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में एक पोर्शन नहीं बन रहा, उसको छोड़ दिया, 2 को तैयार करके चले गए, चला। यहां नहीं होगा। यहां 84% कट ऑफ है। आप एक चैप्टर छोड़ो, एक टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते, आपको पूरा ही कंप्लीट करना है, ठीक है। 100% टॉपिक कंप्लीट करने हैं। आप ये मत सोचना कि सर हम एक चैप्टर छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। फिर बोलेंगे सर सब कुछ पढ़ा, दिन रात एक किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। 100%, नॉट इवन ए सिंगल टॉपिक। चैप्टर तो दूर की बात है, कोई सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ना अपने को, एकदम ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। क्यों प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट? आंखों के सामने से गुजरा हुआ क्वेश्चन याद रहता है, और क्वेश्चन याद न रहे ना रहे, क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो गलतियां याद रहती हैं। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे गलतियां भी ज्यादा होंगी, गलतियां याद रहती हैं, गलतियों को सुधारेंगे, फिर क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। इतनी गलतियां यहां कर डालो कि एग्जाम में गलतियों के लिए कुछ ना बचे। और गलतियां करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी
उतना ही हम अपने टॉपिक को अच्छे से जान पाएंगे, उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, और इसलिए हमारी जो स्पीड है, ठीक है, जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है, तो वो टाइम मैनेजमेंट मेंटेन हो पाएगा। क्या मेंटेन हो पाएगा? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कैसे मेंटेन होता है? वो उसका एक बहुत बड़ा रोल है प्रैक्टिस में, क्योंकि प्रैक्टिस जब करता है बच्चा तो क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन को करने का अप्रोच सीखता है, तो अगर वैसा ही क्वेश्चन आया सामने तो उसको अप्रोच मालूम है, उसे कम टाइम लगता है, अप्रोच डेवलप नहीं करना पड़ता, उसे टाइम कम लगता है रिस्पॉन्स करने में, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो याद रखना, प्रैक्टिस से हमारा टाइम मैनेज होता है, हमें पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्या टाइम बाउंड हमारी प्रैक्टिस है कि नहीं। आगे आता है नेगेटिव को कंट्रोल करना। भाई नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव कंट्रोल करना है, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे कि कितने नेगेटिव होने चाहिए। मेरी जो नॉलेज है कि मैक्सिमम हमारे जो नेगेटिव है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम। ये मैं बता रहा हूं, पूरे पेपर, नीट के पेपर में 200 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम सिंगल डिजिट में होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 9 नेगेटिव कर सकते हो, मिनिमम एक भी ना हो। तो हमें कंट्रोल करना है कि हमारे नेगेटिव एक भी ना हो, क्योंकि नेगेटिव हमारी जेब से जाता है, ठीक है। नेगेटिव हमारे कमाए हुए नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव के फॉर्म में चले जाते हैं, हमारा नॉलेज होता है जो हम नेगेटिव के फॉर्म में दे देते हैं। तो नेगेटिव को कंट्रोल करना है, बिना नेगेटिव के कंट्रोल किए हमारा सिलेक्शन नहीं होगा भाई। तो पहले दिन से ये आदत बना लेनी है कि हमें तुक्का नहीं लगाना है, हमें नेगेटिव को कंट्रोल करना और उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिस पे 100% कॉन्फिडेंस हो। रेगुलर टेस्ट देना है जिससे हमारा आदत बने, हमारा टेम्परामेंट बने। कोई भी डाउट को पाल पोस कर बड़ा नहीं करना है, उस डाउट को डिस्कस करना है। डाउट डिस्कशन से हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर बनता है। हमारा कई बार ऐसा होता है टॉपिक पढ़ते समय उतना समझ में नहीं आता, जब हम उसके डाउट डिस्कस करते हैं या क्वेश्चन करते हैं तो वो टॉपिक हमें और ज्यादा समझ में आने लगता है। तो इसलिए रेगुलर टेस्ट और डाउट डिस्कशन अपने को करना है, रेगुलर टेस्ट देना है। आप जहां भी हो, जिस भी जगह पे, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग जा रहे हो ऑनलाइन टेस्ट दो, ऑफलाइन जा रहे हो ऑफलाइन टेस्ट दो, ठीक है। जिस किसी भी मॉड्यूल में हो आप टेस्ट देना आपको बहुत जरूरी है। अब आई बात कि भाई हम इसमें क्या करेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स थे, पॉइंट्स थे जो आपको नीट एग्जाम के लिए जो है ध्यान रखना है। अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं ऑनलाइन, हम नीट की क्लासेस लेते हैं जो नीट के लिए बच्चे प्रिपरेशन करते हैं। और अगर आप कर रहे हो तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हो। कहां पर? हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, आशीष पालीवाल @मास एजुकेशन एंड नीट @मास एजुकेशन। 2 यूट्यूब चैनल है, दोनों पे जो लेक्चर्स आते हैं, जो वीडियोस आते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोनों पर ही वीडियोस आते हैं और दोनों पर ही पढ़ाई होती है, ठीक है। तो YouTube पे जो लेक्चर्स, अच्छा लाइव क्लास का अभी पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, तो मॉर्निंग से इवनिंग ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं और इसलिए वो ऑफलाइन क्लासेस हम ब्रॉडकास्ट नहीं करते, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी, जो सारा कुछ सिस्टम स्टूडियो से रिकॉर्डिंग या स्टूडियो से होता है वो ऑफलाइन क्लासेस से पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारा जो लेक्चर होता है, क्योंकि ऑफलाइन अगर भाई मैं मॉर्निंग में लाइव आऊं, उस समय आपका स्कूल चल रहा है, तो आप तो वो रिकॉर्डेड ही देखोगे और रिकॉर्डेड ही वो जो लेक्चर होते हैं, मेरी नज़र में मेरा जो मानना है कि वो ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो पाते हैं, क्योंकि उसमें एक अप्रोच बनता है और हम एक पूरे फुल कंसंट्रेशन से उसको देखते हैं, ठीक है। तो आशीष पालीवाल @मास एजुकेशन और नीट @मास एजुकेशन, ये हमारा चैनल है। हमारा ऑनलाइन जो कोर्स है वो अवेलेबल है मास एजुकेशन पे, ठीक है। आप मास एजुकेशन ऐप पे आके 1499 हमारे पूरे कोर्स की जो प्राइसिंग है, हमारे पूरे कोर्स की जो कॉस्ट है 1499, जिसमें हमारा पूरा 11th का सिलेबस, ठीक है, 11th का सिलेबस ये रन करेगा 1499 में। और ये कोर्स हमारा, वैसे इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर है, बट ये कोर्स वैलिड जो है वो 3 इयर्स तक है, 3 इयर्स की इसकी वैलिडिटी होती है। तो ये हमारा पेड को, क्योंकि सारी चीज़ें क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन, जैसे DPP है, DPP प्रैक्टिसेस, तो उसको देने के लिए मुझे कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है।
तो वो प्लेटफॉर्म है क्या, मास एजुकेशन। आप यहाँ पर आकर डीपीपी शीट्स हो गए, डिस्कशंस हो गए, लेक्चर तो यूट्यूब पे भी मिलता है, लेक्चर यूट्यूब पे भी मिलेगा और बच्चे वहां से भी पढ़ते हैं, बच्चे पेड कोर्स में भी आते हैं, बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, ऐप पे भी पढ़ते हैं। हमने बोला पहले ही, जिस माध्यम में आप पढ़ना चाहो आप उस माध्यम में पढ़ सकते हो। ठीक है, आपके पास अगर मान लीजिए भाई 1499 नहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यूट्यूब पे पढ़ो, यूट्यूब पे पढ़ाई होगी। एडिशनल जो हमें फैसिलिटीज देनी होती हैं, एडिशनल फैसिलिटीज कई होती हैं, वो यूट्यूब पे सब कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टडी मटेरियल देना पॉसिबल नहीं है, टेस्ट कराना पॉसिबल नहीं है, वो सारी चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए हमें ऐप लेना पड़ता है और ऐप में हमारा जो कोर्स है 1499, और ये जो कोर्स है ये बच्चों ओनली फॉर बायोलॉजी, ये किसके लिए है, केवल बायोलॉजी के लिए। ठीक है, मैं बोलूंगा इसको, पहली बात कंफ्यूज नहीं होना, ये केवल बायोलॉजी के लिए है। तो अगर आपको केवल बायोलॉजी पढ़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर इसके अलावा आप ऐसा भी है कि आपको पेड कोर्स नहीं लेना, आप यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। बट जो सपोर्ट है, एक्स्ट्रा सपोर्ट, जो एडिशनल सपोर्ट होता है, वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता। और इसमें हम लोग क्लास 11th का पूरा बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट करेंगे और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जितना जल्दी कंप्लीट करेंगे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए उतने ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, उतना ज़्यादा टाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था मैं यानी आशीष पालीवाल की तरफ से इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन को आपने सुना, और अगर नीट की आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को आज से ही स्टार्ट कर दीजिए।